हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की हम बात करें तो आज हिंदी साहित्य अपने समृद्ध और विकसित रूप में विद्यमान है और साहित्य के अध्ययन के लिए यह नितांत आवश्यक होता है कि इसे काल खंडों में विभाजित करके उनका नामकरण किया जाना चाहिए। तो काल विभाजन साहित्य को समझने के लिए आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने लिखा था कि शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उनके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन करना कठिन दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा या उनका कथन कह लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन में सबसे पहले जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो एक नाम आता है गारसा दतासी का, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे और जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था और उस फ्रेंच भाषा में जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी, उस पुस्तक को उन्होंने जो लिखा उसमें गारसा द तासी ने साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास तो किया, लेकिन काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। यानी कि काल विभाजन का प्रयास गारसा द तासी ने नहीं किया। तो गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास था वो तो किया, लेकिन उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद एक नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में इन्होंने लिखा और इस पुस्तक में इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। तो दोस्तों, काल विभाजन का जो प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया और उन्होंने काल विभाजन करते समय लगभग 12 कालों में 12 खंडों में काल विभाजन को बांटा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 खंडों में उन्होंने बांटा। तो सबसे पहले था चारण काल। तो दोस्तों, चारण काल की यदि बात करें हम तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की अवधि बताई 700 से 1300 ईस्वी। 700 से 1300 ईस्वी ये अवधि उन्होंने बताई चारण काल की। इसके बाद उन्होंने फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण यानी कि 15वीं सदी का ही है। इसके बाद जायसी और उनकी कविता। तत्पश्चात उन्होंने चौथे नंबर पर रखा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वें खंड में उन्होंने मुगल दरबार, और छठा जो काल विभाजन है वो तुलसीदास। उसके बाद रीतिकाल उन्होंने बताया 1580 से। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने रीतिकाल की समय सीमा मानी 1580 से 1692 ईस्वी। ये इन्होंने समय सीमा किसकी मानी? ये इन्होंने मानी रीतिकाल की। तो देखिए, रीतिकाल के बाद उन्होंने फिर तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, जो तुलसीदास हैं उनके प्रवर्ती कवि, जो कि 1600 से 1700 ईस्वी तक उन्होंने माने। 1600 से 1700 ईस्वी ये कालखंड उन्होंने माना तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। उसके बाद 18वीं शताब्दी, और 18वीं शताब्दी उन्होंने मानी 1701 से 1800 ईस्वी। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान
यानी कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, उसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और 12वां उन्होंने जो विभाजन किया वो था विविध अज्ञात कवि। तो इस प्रकार से जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें ये 12 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। दोस्तों अगला एक महत्वपूर्ण नाम आता है मिश्र बंधुओं का। तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने, आपको पता है कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा। कौन सा लिखा था? मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद, और जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में आया। तो देखो मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा, पुस्तक लिखी मिश्र बंधु विनोद। और इस मिश्र बंधु विनोद जो थी, इसके पहले जो 3 भाग थे, पहले 3 भाग ये कब प्रकाशित हुए? 1913 में। जबकि जो चौथा भाग था, चौथा भाग कब आया? 1934 में। तो इन्होंने जो मिश्र बंधु विनोद लिखी 4 भागों में थी ये, और इसमें इन्होंने काल विभाजन का जो कार्य किया है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है, वो दोस्तों इस प्रकार से है। देखो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो इन्होंने आरंभिक काल, माध्यमिक काल, और उसके बाद अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इस प्रकार से ये 5 कालखंड किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक काल की। तो दोस्तों आरंभिक काल जो था, आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, यानी कि आरंभिक काल के भी इन्होंने 2 भाग किए। एक पूर्वारंभिक काल, जो कि मिश्र बंधुओं ने पूर्वारंभिक काल है, उसकी समय सीमा मानी 700 से 1343 ईस्वी तक, अर्थात 700 से 1343 ईस्वी, ये माना इन्होंने पूर्वारंभिक काल। उसके बाद उत्तर आरंभिक काल माना इन्होंने कब से कब तक? 1343 से 1444, यानी कि इन्होंने आरंभिक काल के 2 भागों में बांट दिया, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। उसके बाद इन्होंने पूर्व आरंभिक काल को माना 700 से 1343 ईस्वी तक, उत्तर आरंभिक काल को इन्होंने माना 1343 से 1444 ईस्वी तक। इसके बाद दूसरा जो खंड है इनका कालखंड, वो इन्होंने माध्यमिक काल कहा, और माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व माध्यमिक काल और एक प्रौढ़ माध्यमिक काल। केवल यहाँ पर उत्तर की जगह इन्होंने प्रौढ़ लिख दिया, ठीक है। तो माध्यमिक काल को भी आरंभिक काल की तरह ही 2 भागों में बांट दिया, पूर्व आरंभिक काल और पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की बात करें हम तो देखो यहाँ तक 1444 हो गया। इसके बाद 1445 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक इन्होंने माना पूर्व माध्यमिक काल। उसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात हम करें तो 1561 से 1580 ईस्वी तक इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल माना। इसके बाद हम बात करते हैं अलंकृत काल की। देखिए अलंकृत काल की यदि बात की जाए तो अलंकृत काल के भी इन्होंने 2 भाग कर दिए, एक पूर्व अलंकृत काल और दूसरा उत्तर अलंकृत काल। यदि पूर्व अलंकृत काल की हम बात करें तो इन्होंने देखो पूर्व अलंकृत काल को कब से कब तक माना? इन्होंने माना 1681 से 1790 तक, 1681 से 1790 ईस्वी। इसके बाद उत्तर अलंकृत काल की बात करें हम तो 1791 से और 1889 ईस्वी तक कौन सा काल माना? उत्तर अलंकृत काल इन्होंने माना। तत्पश्चात इन्होंने परिवर्तन काल माना। परिवर्तन काल इन्होंने माना 1890 से 1925 तक, 1890 से 1925 ईस्वी तक। फिर वर्तमान काल की बात करें तो इन्होंने 1926 से और अब तक, 1926 से अब तक
ये इन्होंने माना वर्तमान काल। तो इस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास के का जो काल विभाजन था वो किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाम हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों ये इन्होंने लिखी 1929 में, ठीक है। और ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी थी। हमने ये आपको पहले बता दिया है कि इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो थी वो लिखी, लेकिन वो भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि उसको एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में ही प्रकाशित करना पड़ा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास इन्होंने 1929 में लिखा। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने पूर्ववर्ती वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए कालक्रम के साथ साथ जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उनको भी विभाजन का आधार बनाया। और काल और प्रवृत्ति के आधारों को ग्रहण करने के कारण ही उन्होंने जो विभिन्न काल हैं उनके दोहरे नाम दिए हैं। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने काल विभाजन में क्या किया है कि जो विभिन्न काल हैं उनके दोहरा नामकरण किया है। जैसे जो आदिकाल है, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा। आदिकाल को ही इन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल भी कहा। और इसकी समय सीमा इन्होंने मानी, देखिए अब आपको संवत याद रखना है, संवत 1050 से संवत 1375 तक आदिकाल को ही इन्होंने वीरगाथा काल कहा। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसका दोहरा नामकरण क्या है, आदिकाल भी कहा और वीरगाथा काल भी कहा। और उसकी समय सीमा इन्होंने क्या बताई, संवत 1050 से 1375 तक। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम इन्होंने दिया भक्ति काल। भक्ति काल दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को आप याद रखें क्योंकि यही सर्वमान्य है एक तरह से। देखिए पूर्व मध्यकालीन भक्ति काल, इसको इन्होंने माना संवत 1375 से और 1700 तक। इसके बाद उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल इन्होंने नाम दिया, दोहरा नामकरण किया है तो रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा इन्होंने मानी संवत 1700 से 1900 तक। उसके बाद आधुनिक काल की यदि बात करें जिसका दूसरा नामकरण इन्होंने किया है गद्यकाल। गद्यकाल की समय सीमा इन्होंने मानी संवत 1900 से अब तक। ये इन्होंने आधुनिक काल या गद्यकाल, ठीक है। तो दोस्तों ये चार भागों में बांटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को और दोहरा नामकरण किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार कालगत आधार के साथ प्रवृत्तिगत वर्गीकरण किया, ठीक है। और प्रवृत्तिगत वर्गीकरण ही आगे चल करके सबसे लोकप्रिय भी हुआ। तो आचार्य शुक्ल के विभाजन की जो एक अन्य विशेषता है वो है उसका सरलीकरण। इन्होंने क्या किया, काल विभाजन का सरलीकरण कर दिया, ठीक है। दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, मैंने कुछ पुस्तकों के नाम, कुछ ग्रंथों के नाम लिखे हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने अपने इतिहास में जो वीरगाथा काल नामकरण किया, ठीक है, यानी कि आदि काल को उन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल भी उसका नामकरण किया, दूसरा नाम जो दिया दोहरा नामकरण किया। तो वीरगाथा काल जो नाम दिया उन्होंने वो जिन 12 रचनाओं को आधार बनाया उसके लिए उनमें से 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं। देखो ये जो चारों रचनाएं हैं ये चारों रचनाएं किसकी हैं, ये चारों रचनाएं अपभ्रंश की हैं। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किन की हैं, ये दोनों ही विद्यापति की हैं। विद्यापति को क्या कहा जाता है, कोकिल में मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो देखो जो
रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने आदिकाल का जो दूसरा नाम दिया वीर गाथा काल, उस वीर गाथा काल नाम देने के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया कि वीर गाथा काल के लिए उन्होंने 12 रचनाएं जो थी उनको आधार बनाया। उन 12 रचनाओं में से क्या है, 4 तो अपभ्रंश की हैं। ठीक है, अपभ्रंश की कौन कौन सी हैं? विजय पाल रासो है, हम्मीर रासो है, एक कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। ये चारों रचनाएं किसकी हैं? ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद जो 8 अन्य रचनाएं हैं वो देश भाषा की हैं। कौन सी हैं वो देश भाषा की रचनाएं हैं, जिनमें है खुमान रासो, ठीक है, जो दलपति विजय ने लिखा, बीसल देव रासो जो नरपतनाल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखा, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो जैनक ने लिखा, खुसरो की पहेलियाँ खुसरो अमीर खुसरो ने लिखी, और विद्यापति की पदावली विद्यापति ने लिखी। तो दोस्तों ये 12 रचनाएं थी जिनके आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जिनमें से 4 तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और 8 किसकी हैं? लो देश भाषा की रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण काल विभाजन। दोस्तों अगला काल विभाजन हम पढ़ेंगे बाबू श्याम सुंदर दास का। दोस्तों श्याम सुंदर दास की बात करें हम तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है, यानी कि मध्यम जो रास्ता है उसको अपनाया, उसको स्वीकार किया है। और इन्होंने लिखा है कि मेरे विचार में मध्यम पथ का ग्रहण श्रेयस्कर होगा। यह पथ ग्रहण करने में एक तो हम साहित्य पर काल की अनेक स्थितियों का प्रभाव दिखला सकेंगे और दूसरी ओर साहित्यकारों की व्यक्तिक विशेषताओं का प्रदर्शन भी कर सकेंगे, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। इन्होंने बीच का मार्ग अपनाते हुए काल विभाजन किया है। तो देखो इन्होंने आदि काल जो आदि काल था उसको आदि युग माना। क्या कहा है? आदि युग माना, और आदि युग को ही वीरगाथा काल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसकी समय सीमा इन्होंने मानी कब से कब तक? संवत 1050 से और 1400 तक। संवत 1050 से संवत 1400 तक। और जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी? संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है, इसके बाद पूर्व मध्य युग जो कौन सा था? भक्ति युग था, भक्ति काल था। ठीक है, तो इसको इन्होंने माना संवत 1400 से 1700 तक। अब जो रामचंद्र शुक्ल थे ना, उन्होंने भी यही समय सीमा मानी है। ठीक है, 1400 से 1700 ही 1300, लेकिन उन्होंने माना 1375 से 1700। इसके बाद उत्तर मध्य युग जिसको हम रीति युग कहते हैं, रीति काल कहते हैं। इन्होंने रीति ग्रंथों का युग कहा इसको। क्या कहा? रीति ग्रंथों का युग कहा। ये इन्होंने माना संवत 1700 से 1900 तक। और इसके बाद चौथा जो काल विभाजन है वो है आधुनिक युग। इन्होंने आधुनिक काल को केवल क्या कह दिया? आधुनिक युग कह दिया। ठीक है, नवीन विकास का युग भी कहा इन्होंने, जिसकी समय सीमा इन्होंने कितनी मानी? संवत 1900 से अब तक। संवत 1900 से अब तक इन्होंने उसकी समय सीमा मानी है। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जिन्होंने कि एक बीच का रास्ता अपनाया, और कहीं ना कहीं जो रामचंद्र जी शुक्ल का काल विभाजन था वही थोड़े बहुत हेर फेर के साथ इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा। तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 में। ये कब लिखा था इन्होंने? 1938 ईस्वी में लिखा। इसको हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने 693 ईस्वी से केवल 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया है, यानी आदिकाल से भक्ति काल तक ही
लिखा है, तो इसको हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। एक है संधि काल। तो देखिए, जो संधि काल है, उस संधि काल की समय सीमा इन्होंने मानी संवत 750 से 1000। संवत 750 से 1000 कौन सा माना इन्होंने? संधि काल। इसके बाद इन्होंने चारण काल, चारण काल इन्होंने माना संवत 1000 से 1375, संवत 1000 से 1375 तक। तत्पश्चात इन्होंने भक्ति काल माना, और भक्ति काल इन्होंने लिखा संवत 1375 से 1700 तक। और रीति काल जो था, उन्होंने संवत 1700 से 1900। इसके बाद उन्होंने आधुनिक काल जो था वो माना संवत 1900 से अब तक। तो दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन को देखने पर हमें यह पता चलता है कि केवल ये संधि काल जो है, ये इन्होंने और पहले का काल जो था वो ले लिया, संवत 750 से ले लिया, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने 1050 से 1375 तक क्या माना था? आदि काल माना। तो ये भी कहीं ना कहीं वहीं से जाकर मेल खाता है। तो ये हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे, उनका काल विभाजन पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके काल विभाजन को हम देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं, उन्होंने सबसे पहले आदिकाल या वीरकाल, यानी कि उन्होंने भी आदिकाल को क्या कहा? इन्होंने वीरकाल कहा है। यहाँ ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का दूसरा नाम क्या दिया? वीरगाथा काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? वीरकाल कहा, वीरगाथा काल नहीं कहा है, वीरकाल कहा है। ठीक है। इसकी समय सीमा इन्होंने मानी संवत 1000 से 1400 तक। क्या माना इन्होंने? आदिकाल या वीरकाल माना। उसके बाद इन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। तो देखो, ये पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, इसको इन्होंने कहां से कहां तक माना? संवत इन्होंने इसको माना संवत 1400 से और 1700 तक। क्या माना इन्होंने? पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। उसके बाद उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार काल नहीं कहा, उन्होंने रीति काल कहा था। उन्होंने क्या कहा? रीति काल कहा, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। तो उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल को उन्होंने कब से कब तक माना? संवत 1700 से 1900 तक। संवत 1700 से 1900 तक। और उसके बाद आधुनिक काल या गद्य काल, ये इन्होंने माना संवत 1700 से संवत 1900 से अब तक। 1900 से अब तक इन्होंने क्या माना? आधुनिक काल या गद्य काल माना। तो ये था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन। अब हम एक महत्वपूर्ण लेखक लेते हैं, उसका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने अलग से कोई इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने, आपको पता होना चाहिए, 3 पुस्तकें लिखी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी? एक तो था हिंदी साहित्य का आदिकाल, और एक था उनका 3 पुस्तक जो थी, उसमें उन्होंने तीनों पुस्तकों में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी 3 पुस्तक थी। एक हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में उन्होंने लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उन्होंने 1952 में लिखा। तो देखिए, ये 3 पुस्तक थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो कि महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी?
एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी, 1940 में लिखी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में लिखा, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी 1952 में लिखा। तो दोस्तों उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है वो इस प्रकार किया है कि सबसे पहले उन्होंने आदिकाल जो है वो माना 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। उसके बाद इन्होंने भक्ति काल को भक्ति साहित्य कहा है, और भक्ति साहित्य इन्होंने माना 1400 से 1650 तक, 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। फिर उन्होंने रीतिकाल या प्रेम मार्गी काल, रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा है, प्रेम मार्गी काल भी कहा है, जो कि इन्होंने 1650 ईस्वी से 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल की जो समय सीमा इन्होंने मानी है 1850 से अब तक, 1850 ईस्वी से अब तक, यानी कि जो आचार्य शुक्ल ने मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने मानी कब, 1900 ईस्वी से अब तक, इन्होंने मानी 1850 ईस्वी से अब तक। तो ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। अब हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की। दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास जो उनका ग्रंथ था उसमें काल विभाजन और नामकरण पर बड़ा युक्ति संगत विचार किया गया है, और उनका जो काल विभाजन है वो बहुत उल्लेखनीय है, और वो इस प्रकार है। उन्होंने आदिकाल जो है उस आदिकाल की समय सीमा जो है उसको माना 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य, यानी कि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, यानी 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक उन्होंने आदिकाल माना। और भक्ति काल जो था उन्होंने माना 14वीं सदी के मध्य से, यानी कि 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, 17वीं सदी के मध्य तक माना। जबकि रीतिकाल की बात की जाए तो रीतिकाल उन्होंने माना 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक उन्होंने क्या माना है, रीतिकाल माना है। इसके बाद जो आधुनिक काल है वो इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखिए आप। आधुनिक काल के इन्होंने भाग किए। जो आधुनिक काल है वो 19वीं सदी के मध्य से अब तक, यानी कि 19वीं सदी के मध्य से अब तक। लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने खंडों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले इन्होंने पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल कहा जाता है, ठीक है, वो इन्होंने माना 1857 से और 1900 ईस्वी तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल माना इन्होंने। उसके बाद दूसरा जागरण काल या सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल कहा जाता है, तो द्विवेदी काल इन्होंने माना 1900 से 1918, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इसके बाद छायावाद, इन्होंने जो छायावाद माना वो छायावाद माना 1918 से 1938 तक, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इन्होंने छायावाद माना। इसके बाद छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग जो था उसको पुनः इन्होंने दो भागों में बांटा।
एक प्रगति प्रयोग काल और एक दूसरा नवलेखन काल। तो जो प्रगति प्रयोग काल था वो इन्होंने 1938 से 1953 तक माना, 1938 से 1953, और नवलेखन जो काल है इन्होंने माना 1953 से अब तक, 1953 से अब तक इन्होंने माना। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रकार से आधुनिक काल के भाग कर दिए। तो ये था डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। तो दोस्तों महत्वपूर्ण काल विभाजन हमने पढ़ा। अब आपको मुख्य रूप से जो काल विभाजन है उसको याद रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसको आधुनिक काल को ही गद्यकाल कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की माने हम तो उन्होंने, एक बार आपको रामचंद्र शुक्ल का पुनः रिवाइज करा देते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, जिसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। आदिकाल, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण दिया है, ये उनकी विशेषता भी है। तो आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, 1375 संवत तक। पूर्व मध्य काल, जिसको उन्होंने भक्ति काल भी कहा, संवत 1375 से 1700 संवत तक। और उत्तर मध्य काल, जिसको रीतिकाल कहा जाता है, संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल भी उन्होंने कहा, संवत 1900 से अब तक। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने विस्तार से हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन था उसको पढ़ा। आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लासेस निःशुल्क लगातार नियमित रूप से आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।